नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निगम मंडल में नारी, बीजेपी की नई तैयारी। तो जैसा आप और हम सब जानते हैं कि नारी वंदन जो महत्वाकांक्षी बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ और जिसके साथ विपक्ष का आरोप है कि ये भी जोड़ दिया गया, ख़ासतौर से डिलिमिटेशन की बात अगर करें, परिसीमन की, बहरहाल वो तो एक राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन ये सही है कि स्त्रियों की भागीदारी और स्त्रियों को राजनीति में प्रमुखता से स्थान देना ये वक्त की मांग है और इससे किसी की भी असहमति नहीं है। अब चर्चा ये है कि जो सूची लंबे समय से मध्य प्रदेश में प्रतीक्षित है निगम मंडल की, बीजेपी ने सैद्धांतिक रूप से तय किया है कि वो पहला संदेश इस सूची के माध्यम से दे सकती है। हालांकि सूची आने पर स्पष्ट होगा, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ये तय कर रही है कि वो ये मैसेज देना शुरू करेगी जिससे ये भी स्पष्ट हो कि उसकी मंशा नारी शक्ति को राजनीति में आगे बढ़ाने की है और विपक्ष के आरोपों का भी मजबूती से जवाब दिया जाए, जो ये बार बार सवाल कर रहा था कि आपके यहाँ संगठन में या जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ महिलाओं की भागीदारी कितनी है। संगठन में बीजेपी काफ़ी पहले, करीब एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले 33% की जो आरक्षण की बात है वो कहकर आगे बढ़ चुकी है और देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं, हिमाचल प्रदेश का उल्लेख होता है और भी कुछ राज्य हैं, एक पूर्वोत्तर का भी राज्य जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिन्होंने इस दिशा में काफ़ी मजबूती से कदम भी बढ़ाए हैं। लेकिन ये भी सही है कि अभी अनेक राज्यों में 33% का आंकड़ा संगठन में महिलाओं का नहीं छू पाया है उस ऊंचाई को जिसे आप और हम 33% कहते हैं। आज इसी पर हमारी डिबेट है कि निगम मंडल के ज़रिए मैसेज तो बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में भी क्या महिलाओं की हिस्सेदारी को काफ़ी अधिक संख्या में रख सकती है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। हमारे राज्य के 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां एसपी भी महिला है, कलेक्टर भी महिला है। हमारा एक संभाग ऐसा है, एसपी, कलेक्टर, संभागायुक्त, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सब बहनें। नारी बंधन अधिनियम को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ इस अंदाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया था। अब बीजेपी इससे आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। जी हाँ, नारी बंधन बिल के बाद बनी सियासी जमीन को अब बीजेपी जमीनी हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी निगम मंडल और समितियों की नियुक्तियों की लिस्ट अब नए सिरे से तैयार हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार सूची में महिला चेहरों को ज्यादा जगह दी जाएगी ताकि संदेश साफ जाए कि नारी सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं, नीति है। बीजेपी का दावा है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना उसकी प्राथमिकता रही है। रही बात प्रतिनिधित्व की, तो हम हमेशा से ही प्रतिनिधित्व देते आए हैं। आज अगर आप मध्य प्रदेश सरकार के मायनों में देखें उस चीज़ को, तो कलेक्टर सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे, एसपी सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे, और हम हमेशा से ही उस नारी को आगे रखने का काम करते हैं, उस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। फिर चाहे हमारी योजनाएं हों, हमारी प्रतिनिधित्व देने की बात हो, हमारे संगठन की बात हो, सब में हम उनको प्रतिनिधित्व देते हैं और आपने जो हमने कहा है वो किया भी है। बीजेपी इस रणनीति को अपने बड़े एजेंडे से जोड़कर देख रही है, जहां महिला कार्यकर्ताओं को संगठन से आगे बढ़ाकर निर्णय लेने वाली भूमिका में लाने की कोशिश है। दरअसल पार्टी पहले ही संगठन में 33% महिला भागीदारी का लक्ष्य तय कर चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी भी ये आंकड़ा 33% तक नहीं पहुंच पाया है। अनुमान के मुताबिक ये 15 से 25% के बीच ही है। अब नियुक्तियों के जरिए इस गैप को भरने की कोशिश होगी। हालांकि विपक्ष इसे सियासी रणनीति करार दे रहा है। देखिए, ये चर्चा निगम मंडल की बहुत दिनों से चल रही है और मैंने बार बार ये कहा है कि कांग्रेस से जो नेता गए हैं वो बराबरी से हिस्सा मांग रहे हैं और जब उनको हिस्सा मिल जाएगा तो जो कांग्रेस से नेता गए हैं उसमें महिलाएं कम हैं, संसद में भी इनकी संख्या कम है महिलाओं की और विधानसभा में भी कम है। तो ये केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बार बार नारी बंधन की बात कर रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि पंचायत और नगरीय निकायों में मध्य प्रदेश पहले से ही महिलाओं की भागीदारी में आगे है। पंचायतों में 50% आरक्षण है, 52% से ज्यादा महिला प्रतिनिधि हैं, तो 16 में से 9 नगर निगमों में महिला महापौर है। मतलब मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर नारी शक्ति मजबूत है। अब नजर इस बात पर है कि नियुक्तियों की सूची में नारी शक्ति कितनी मजबूत दिखाई देती है और क्या ये कदम वाकई सत्ता में संतुलन बदल पाएगा। तो निगम मंडल में नारी, बीजेपी की नई तैयारी। हमारे सवाल देखिए, निगम मंडलों में स्त्रियों की बढ़ती हिस्सेदारी क्या उनके एम्पावरमेंट की दिशा में एक कदम है, सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत प्रयास है, या फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, सियासी राजनीतिक रणनीति है? 33% लक्ष्य के बावजूद बीजेपी संगठन में अभी भी महिलाओं की संख्या अपेक्षित नहीं है। ऐसा क्यों? क्या बीजेपी की ये पहल स्थायी बदलाव लाएगी या चुनावी तैयारी तक ही सीमित रहेगी? ये हमारे सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। जितेंद्र मिश्रा जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के लीडर और स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है मिश्रा जी। डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनका बहुत स्वागत है। और मनोज सैनी जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। सबसे पहले मनोज, आपकी एक क्विक रिएक्शन। निगम मंडल की तैयारी है, सूची रुकी है और मौका भी है, दस्तूर भी है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो पुरुष दावेदार हैं वो भी, मैं नहीं कहूँगा कि वो भी बड़े मन के साथ सहमत होंगे ही कि हाँ, महिलाओं को दायित्व मिलना चाहिए। हालांकि राजनीति है, दावेदारी और अपेक्षाएं सभी की हैं, समान रूप से हैं। कैसे देखते हैं, क्या बीजेपी निगम मंडल की सूची में वाकई एक बड़ी तैयारी कर रही है अधिकतर या अधिकांश महिलाओं को दायित्व देने के लिए? बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी अभी निगम मंडल की सूची नहीं आएगी। यदि ये इंतजार किया जा रहा तो ये लंबा इंतजार होगा। ये 15 मई के बाद कहीं इस पर बातें होंगी और ये दिखाई देगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से 33% आरक्षण की जो बात कही गई महिला बिल के बाद, तो उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति कुछ बदली है। बदली इसलिए है कि वो चाहेगी कि कार्य समिति अभी घोषित होना है और उसके बाद फिर निगम मंडल भी घोषित होना है। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि संगठन के जो काम रुके हैं, संगठन की जो नियुक्तियां रुकी है, चाहे वो अलग अलग समितियां बनना हो या फिर कार्य समिति बनना हो, तो उसमें महिलाओं को स्थान मिले। उसके साथ ही फिर निगम मंडल की जब बारी आएगी तो निगम मंडलों में भी जगह होगी। लेकिन ये मानकर चलिएगा, जो खबरें मेरे पास है कि भारतीय जनता पार्टी नई लाइन पर काम कर रही है और उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो करीब करीब 33% के आसपास पहुंच जाए, इस पर विचार चल रहा है। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि मुझे मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि मौका तो किसको मिलेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता में जिम्मेदार बैठे लोग समझते हैं। लेकिन ये तय है कि अगली जो सूचियां आएंगी तो उसमें आप देखेंगे तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये तैयारी होगी 28-29 तक की। तो जहां जहां भी जो भी नियुक्तियां होंगी, केंद्र भी यही चाह रहा है और राज्य भी यही चाह रहा है। तो इसलिए जो खबर जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस लाइन पर बीजेपी बढ़ने जा रही है। तो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। लेकिन जहां तक निगम मंडल की है तो थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा और इंतजार होगा। इंतजार के पीछे वजह यह है कि एक ये नई लाइन सामने आ गई है, दूसरा पहले से भी बीजेपी संगठन और सत्ता मिलकर ये चाह रहे थे कि बाकी नियुक्तियां पहली हो जाए और बाद में निगम मंडलों की। जय नागड़ा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। तो जाहिर है सूची आएगी और महिलाओं के लिए अच्छी खबर लाएगी। न सिर्फ निगम मंडल बल्कि जो कार्यकारिणी है बीजेपी की, वहाँ भी महिलाओं का अब हमको अच्छा खासा, यानी 33% से ऊपर ही जाएगा आंकड़ा, नीचे नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी की लाइन बहुत साफ है कि न विपक्ष को ये कहने का मौका मिले कि भैया आपके यहाँ क्या स्थिति है, बल्कि उल्टे बीजेपी विपक्षी दलों पर, खासकर कांग्रेस पर हमलावर हो कि भैया आप अपने यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो इतने फीसदी है संगठन में, आपके यहाँ कितने फीसदी है। जी जय जी, मतलब आप कैबिनेट की बात करें, निगम मंडल की बात करें, कार्यकारिणी की बात करें, समितियों की बात करें, डॉक्टर दिव्या गुप्ता के चेहरे पर एक बड़ी स्वाभाविक है, एक अच्छी मुस्कुराहट है। जी जय नागड़ा जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। शरद जी, ये बात सही है कि देश की जो आधी आबादी है उसको जितना अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन ये बात भी सही है कि
एक राजनीतिक इसका प्रभाव हो सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना से बीजेपी को जितना लाभ मिला है उतना शायद किसी और से नहीं, तो निश्चित रूप से महिलाओं को अपने पक्ष में लेने का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिलाएं आती हैं निगम मंडल या किसी भी पद पर, वो अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर के आती हैं या एक शेडो के रूप में आती हैं कि किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है। यदि ये होता है तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का जो मूल भाव है वो शायद नहीं हो पाएगा। जी देखिए, वो एक चीज़ ऐसी है कि वो बहुत लंबी प्रक्रिया उसके लिए रहती है, क्योंकि हम पंचायत राज आरक्षण के बाद आज तक हम उस चीज़ को बहुत ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। और ना निकायों में हम बात करें कि जहां महापौर पति और सरपंच पति ये ज़्यादा महत्वपूर्ण संबोधन हो जाते हैं, तो महिलाओं को भी लड़ना है इस अधिकार के लिए और उनके परिवारों को भी उन्हें शक्ति संपन्न बनाना है। तो ये ठेका जो लग जाता है कि उनका बेटा देखता है काम, उनका देवर देखता है काम या पतिदेव देखते हैं काम, इससे हटना पड़ेगा। ये सभी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। जितेंद्र जी, आपका क्या रिएक्शन है? जी शरद जी, ये आज की बात नहीं है, पहले से ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को आगे लाने की दिशा में काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। हम लगातार कहते रहे कि निगम मंडल की तो छोड़ दीजिए, संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को जगह नहीं मिलेगी। आज मनोज जी ने उस बात को भी प्रमाणित किया है कि मई तक ये सूची नहीं आएगी, और हम तो ये कह रहे हैं कि 2026 में भी ये सूची नहीं आएगी। जब चुनाव सामने दिखेगा जब ये सूची आएगी। लगातार आपने देखा 2 साल से ये कह रहे हैं और 2 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम मंडल की सूची लाने की बात कर रही है। अब सुनिए, आपके तो संविधान में 33%, पार्टी के संविधान में 33% का जिक्र है। 33% महिला अगर आप लाए हैं तो आपकी नीयत समझ में आना चाहिए। नीति और रणनीति बनाने से शरद जी कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, नीयत की ज़रूरत है। आज आप बताइए आपने कितनी, मैं अभी आपकी कार्यकारिणी देख रहा था कि आपके पास में 4 महिलाएं हैं आपके कार्यकारिणी में, और हमारी राष्ट्रीय समिति 15 लोगों की है जिसमें 5 महिलाएं हैं। आप लगा लीजिए किसकी नीयत साफ है। पंचायती राज लागू करके हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया था, आपने देखा था, वो एक मिसाल बना पूरे देश में। आप भी तो प्रयोग कीजिए, आप भी तो इच्छा शक्ति दिखाइए। आप इसमें क्यों पीछे रह जाते हैं? नियत की, नीति और रणनीति की बात शरद जी आ रही है। नीति तो ये भी थी कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, नीति तो ये भी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन नियत नहीं थी, इसलिए सारी की सारी चीजें आ रही हैं। एक देश एक टैक्स की बात आपने की थी, नियत तो नहीं थी आपकी, नीति आपने बनाई थी। जीएसटी को लेकर आपने कहा था एक देश एक टैक्स, 100 से ऊपर आपने संशोधन कर दिए उसके अंदर। 2000 रुपए के नोट की बात जब आपने करी, आपने क्या नियत थी आपकी और क्या नीति बनाई आपने? आपने कहा था कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी नोटबंदी से। नोटबंदी आपकी सफलता है कि विफलता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, मेरा वही कहना है, कहने को कुछ भी कहिए, नीति भी बना लीजिए, रणनीति भी बना लीजिए, लेकिन नियत का क्या होगा? इच्छा शक्ति नहीं होगी जब तक कोई काम नहीं होगा। आपने तो कहा था 2022 में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की स्थिति मजबूत करेंगे, और मजबूत की स्थिति किसकी हुई? 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस देश का आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। ये कौन सा मजाक हो रहा है? ये कौन सी नीति है? ये कहाँ की रणनीति है? आपने ये वादा किया था कि किसान को मजबूत करेंगे, मजबूत उद्योगपति हो गए। रिलायंस का कर्जा माफ हुआ, ये इसमें मैं देख रहा था एबीजी, इसका कर्जा माफ हुआ, एरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कर्जा माफ हुआ। 16 लाख करोड़ रुपए इस देश का आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया, लेकिन किसान की कर्ज माफी की दिशा में आपने काम नहीं किया। तो ये सारी चीज समझना पड़ेगी। बातें बहुत अच्छी है, भाषण बहुत अच्छे हैं, लेकिन शरद जी इच्छा शक्ति की कमी में। चलिए मैं जवाब लेता हूँ। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, कई आरोप मढ़ दिए हैं कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र जी ने कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया। फिर उनका कहना है कि हमारी तो राष्ट्रीय समिति में 15 मेंबर हैं, 5 महिलाएं हैं, और हमारा रेशियो देखिए, आपका रेशियो देखिए, आपके यहाँ तो कार्यकारिणी में 4 महिलाएं हैं। जी जवाब दीजिए। शरद जी, जितेंद्र जी को बहुत विषयांतर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, कभी नियत के बारे में चर्चा करी, कभी बिजनेसमैन के बारे में चर्चा करी। उन्होंने बहुत एक प्रिय व्यक्ति का तो नाम लिया ही नहीं, जो उनके नेतागण बिना उसके सांस ही नहीं ले पाते, खाना नहीं पचता उनका।
तो आज अंबानी जी का जिक्र हुआ, अडानी जी का जिक्र नहीं हुआ, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हो गया। रिलायंस तो खैर रिलायंस ऐसा- अंबानी जी का दिव्या जी जितेंद्र जी प्लीज, जितेंद्र जी नहीं, आपने कहा जिक्र नहीं किया, मैंने कहा मैंने जिक्र चलिए, किया। चलिए। दिस इज माय टर्न। अभी आप प्लीज थोड़ा सा शांति से हाँ, बैठिए सुन रहे प्लीज। हैं, दिस इज आपको माय सुन टर्न, रहे हैं। लेट मी स्पीक। जी। जी जी। हम्म। तो एक तो ये, दूसरी बात उन्होंने जो नियत की बात बार बार कही, तो जितेंद्र जी मेरा आपसे शरद जी के माध्यम से सिर्फ इतना पूछना है, नियत अगर आपकी अच्छी होती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत पहले आ गया होता, आपके पास मेजोरिटी थी, आपने फ्लोर कर दिया होता। नियत ना होती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल भारतीय जनता पार्टी जो लेकर आई, आप नहीं लाए थे। नियत अगर अच्छी होती तो शाहबानो के केस में माननीय राजीव गांधी जी यू टर्न नहीं लेते, तब आपकी नियत कहाँ थी, तब आपने यू टर्न क्यों लिया था। इससे जो नियत की बात होती है, उस नियत में कभी आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जिसमें दम था, जिसमें हिम्मत थी, जिसकी नियत अच्छी थी, वो वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर फ्लोर पर आई, तैयारी के साथ आई। और तब आपने जब उसको सपोर्ट करा तो फिर आपकी नियत को क्या दिक्कत थी। आज आप नियत पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं। आपने बहुत सारे चैलेंजेस दिए, बहुत सारा चैलेंज ये दिया कि क्या हम कर पाएंगे। तो साहब हम एक नजीर पेश कर रहे हैं, जहां पर संगठन भी होगा, जहां पर निगम मंडलों में बहुत सारी नियुक्तियां भी होंगी, और जब वो नियुक्तियां होंगी तब हम आपसे आके वापस पूछेंगे। और एक और बात कि आप बोल रहे हैं कि 2026 में भी अनाउंसमेंट नहीं होगी, तो सर 2026 में ही अनाउंसमेंट होगी। हाँ, सिर्फ चुनाव का एक 4 तारीख का वेट करा जा रहा है, कौन कौन से राज्यों में हम जीत का बिगुल बजाएंगे, फिर उसके बाद हमारी ये नियुक्तियां आरंभ हो जाएंगी, और तब आप और हम फिर से डिबेट पर बैठेंगे, और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या हुआ जब हमारी नियुक्तियां हो गई। तो ये देखिए, प्रश्न नियत का है। अगर नियत अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा, दिशा भी होगी और दशा भी बदलेगी। दिव्या जी, ये सही बात है कि आरक्षण का ये जो कानून बनाने की प्रोसेस थी, उसमें विपक्षी दलों का साथ न मिलने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अपने अपने तर्क हैं दोनों पक्षों के, लेकिन अभी बीजेपी का हाथ नहीं बंधा है, जैसा हम भी अनुमान लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि संगठन का अनुशासन है, आप उस पर टिप्पणी सीधे शायद ना करना चाहें, लेकिन अब हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि आपके संगठन में, कार्यकारिणी में, तमाम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में महिलाओं के प्रति एक उदार और जिसका दावा बीजेपी ने किया है, वो मंजर हमको देखने के लिए मिलेगा। 200% देखने को मिलेगा, 200%। जी जी, ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा है, और ये वादा मैं पब्लिकली इतना सब इतनी मुस्तैदी से कर रही हूँ और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैंने फिर कहा कि जब आपकी नियत साफ हो और जब आप आपने मन बना लिया हो कि अब आपको इसी दिशा की तरफ चलना है, तो फिर आपको कौन रोक सकता है। तो ये नजीर, जैसे मैंने कहा कि नजीर प्रस्तुत होगी और आप सबके सामने होगी, और ये एक नई मिसाल बनकर सामने आएगी। चलिए, यह आपने बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला एक और इस पर मोहर लगा दी है कि दिव्या जी ने बहुत आत्मविश्वास से भरे शब्दों में कहा है कि बिल्कुल ये देखने के लिए मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी एक नज़ीर प्रेसिडेंस एक बनाने की कोशिश भी, इसके साथ एक मिसाल बनाने की कोशिश भी होगी। जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ सेकंड। जी, मेरा यही कहना था कि अडानी के अलावा अंबानी का रिलायंस है, और मैंने उसका नाम लिया। एक दूसरी चीज, जी जी, देखिए सवाल फिर नियत का उठता है। आप क्यों बदलने जा रहे हैं। आप जब आपके पार्टी के संविधान में 33% की बात है, तो अब आपकी नींद क्यों खुल रही है कि नहीं नहीं अब हम करेंगे महिलाओं के लिए। मध्य प्रदेश ने नजीर पेश की थी, पंचायती राज लाके महिलाओं को आरक्षण देके। आपको 20 साल हो गए, आपको वो नजीर नजर नहीं आई। आरक्षण की बात करते हैं आप, महिलाओं को हक दिलाने की बात करते हैं आप। आपने कौन सा एक्शन लिया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो ओलंपियन महिलाओं के साथ उसमें बदतमीजी हुई थी। कौन सा निर्णय लिया आपने विजय शाह के खिलाफ, जिसने देश की सैनिक महिलाओं के साथ किस तरीके का टिप्पणी की थी। किस तरह की बात करते हैं आप, कब करेंगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूं 2026 तक महिलाओं को आप निगम मंडल में नहीं ले पाएंगे। अब आप कह रहे कार्यकारिणी, अरे नियत ये होती है कि कल निगम मंडल की घोषणा कीजिए, उसमें 33% के बजाय 50% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। करेंगे, इससे काम नहीं चलता। आपने वादा किया था कि हम काला धन वापस लाएंगे, कितना काला धन आप वापस मुद्दे पे रहे। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। आपने वादा किया था कि महिलाओं की स्थिति सुरक्षित होगी। आज मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये नियत बताती है आपकी, नीति और रणनीति से कुछ नहीं होता है, नियत में खोट है आपकी। दिव्या जी 10-15 सेकंड में बोल लीजिए, फिर मैं जय जी की तरफ चलूंगा। जी, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है शरद जी
कि बार बार उन्हीं शब्दों के विलाप करने से कुछ अर्थ निकलेगा नहीं, क्योंकि जनता के बीच में जब हम सब जाते हैं अपनी नियत को लेकर और अपनी योजनाओं को लेकर और अपने संदेश को लेकर, तो ये कांग्रेस भली भांति जानती है कि आप विलाप करने से आपको कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और वो रिजल्ट आपको अभी फिर 4 तारीख को फिर देखने को मिल जाएगा। तो आप जितना मर्जी विलाप करें, जितना मर्जी कहें, लेकिन जनता आपको नकार चुकी है, और सिर्फ आपकी नीतियों को नहीं, आपके नेतृत्व को भी नकार चुकी है। तो कम से कम अब तो जागिए। सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उंगली अगर आप एक बीजेपी की तरफ उठा रहे हैं, नेतृत्व की तरफ उठा रहे हैं, तो 4 आपकी तरफ भी उठ रही है। जहां पर मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगी, मुझे सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, एक ही परिवार की 2 महिलाएं अगर संसद में बैठती हैं, तो मुझे बताइए क्या उन्होंने 2 कार्यकर्ताओं की सीट नहीं खाली? अगर वो छोड़ देती, अगर वो छोड़ देती, एक अलग विषय तो क्या 2 कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता नहीं आ जाती? हाँ, बोल लीजिए। चलिए, मेरा ये कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाई भतीजावाद नहीं है? मैं 150 नाम गिना सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के पिताजी ये आज का विषय नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं, चूंकि छेड़ा है उन्होंने छेड़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बेटा विधायक है, पिताजी सांसद है, माँ उनकी विधायक है। ये भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार के अंदर बैठे लोग हैं। दिव्या जी, कम से कम फिर हम महिला आरक्षण की तरफ लौटते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज का विषय। और जय जी, बड़ा सवाल अब ये है, अब मैं आता हूं दूसरे हिस्से पर, जिसकी बात आपने भी की और जिसकी हम सब बहुत रुचि से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का सिस्टम हमने तैयार किया है, इस सिस्टम में अभी तक महिला बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे आप कहते हैं, वो आ जाती है कि साहब रोटेशन में अब महिला है, तो एकदम से अचानक कोई महिला ढूंढी जाती है किसी राजनीतिक परिवार से या राजनीतिक परिवार से, कोई भी पार्टी हो, उसको ले आए। अब उनका एक्सपोजर नहीं होता और उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, और कई बार एक्सपोजर जब तक होता है तब फिर वही चुनौती आ जाती है कि टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, अवसर मिलता है, नहीं मिलता है। तो एक प्रशिक्षण, क्योंकि बीजेपी एक प्रशिक्षण की पार्टी है, राम भाऊ महालगी जैसे संस्थानों की नींव रखी गई है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के प्रशिक्षण पर भी कम से कम बीजेपी और कांग्रेस को एक बड़ी पहल करनी चाहिए कि नोटशीट क्या होती है, महापौर के दायित्व क्या हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के दायित्व क्या हैं, पार्षद के दायित्व क्या हैं, पंच सरपंच की जिम्मेदारी क्या है, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, इसके एक जैसे ये आए महिलाएं तो बिल्कुल आके आईपीएल के प्लेयर्स की तरह रन बनाने लगे तुरंत। शरद जी, देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आपके राजनीतिक जो उद्देश्य है उससे ऊपर उठ करके महिला हित की सोचना पड़ेगा। देखिए, महिलाओं की योग्यता की कहीं कमी नहीं है, चाहे आप कॉर्पोरेट में देख लीजिए, चाहे आप किसी खेल में, वर्ल्ड कप में हमारी क्रिकेट की महिलाओं ने अपनी पूरी दुनिया में धाक जमाई। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी महिलाएं किसी भी रूप में, यूपीएससी के रिजल्ट देख लीजिए, कितनी महिलाएं, कितनी बच्चियां हमारी आगे आ रही हैं। तो महिलाओं की योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, कि कौन हमारा विश्वसनीय है, कौन वो है, उससे ऊपर उठ के यदि आप योग्यता को तरजीह देंगे, और दूसरा महिलाओं को आप गवर्न करें, आप तय करें कि ये कैसे कपड़े पहनेंगी और ये नहीं होगा, तो मुझे लगता है महिलाओं की वो ताकत भी होनी चाहिए जिस पे ये काम कर सके। तो मुझे लगता है कि नियत बहुत महत्वपूर्ण है, और केवल आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए राजनीतिक लाभ के बजाय आप महिलाओं के संपूर्ण हित की यदि बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि देश में योग्यता की कमी है या महिलाओं के प्रबंधन में कहीं कोई कमी है। मुझे लगता है कि भरोसा करना पड़ेगा और योग्य लोगों को मौका देना पड़ेगा। यदि हम केवल अपने गुटी आधार पे अपनी उस पर यदि ये सारी चीजें हों, तो शायद हमको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिले। महत्वपूर्ण बात ये भी है जय जी कि हमारे यहाँ रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनकी संख्या भी खासी है, और आमतौर पर आपको जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप सीधे किसी MBA क्लैड वुमन को किसी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैं ये नहीं कहता कि वो वहाँ अपनी योग्यता को सिद्ध नहीं करेंगी, लेकिन वहाँ जाति का भी समीकरण है, वहाँ क्षेत्रीय समीकरण भी है, फिर खुद उसी पार्टी के, जिस पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं बाहरी उम्मीदवार आ गया, हमारे भीतर से नहीं आया। तो इन चुनौतियों का सामना भी महिलाओं को करना है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रशिक्षण। जैसे हम देख रहे हैं खेल में कि कई रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आकर वो टक्कर दे रहे हैं ना। जी दिव्या जी, बहुत कम वक्त है, 10 सेकंड जी।
मैं आज भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे दिन का प्रशिक्षण शिविर अटेंड करके आ रही हूँ। तो आपने जो कहा उसी को मैं सिर्फ उसको इंडोर्स करती हूँ। और आपको सिर्फ बता दूं कि ये प्रशिक्षण शिविर हम जैसे लोगों के लिए था कि आगे आने वाले समय में हमको किस तरह से कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जाएगा और हम जिले तक जाके किस तरह से प्रशिक्षण देंगे। जी, तो जी। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मंडलों तक जा चुका है, अब जिलों तक जा रहा है और हम बढ़िया, मास्टर ट्रेनर्स बढ़िया। बन के वो फिर हम वक्त आगे बहुत कम जाएंगे। है। तो ये जी, पार्टी का एक जी। नियत ही जिसको आप कह रहे हैं कि जी, हम कर जी। रहे हैं। कहना है कि We will जरूरी take it नहीं है forward. कि एमबीए या क्लेट की महिला है, साधारण महिला को भी अगर आप जिम्मेदारी देते वो उस दायित्व को निभाने वही में कर रहे सक्षम हैं। है। सवाल इस वही बात कर का है रहे कि हैं, आपकी वही कर रहे हैं। नियत, इसमें जैसे कोई जय शक नागरा नहीं। जी ने भी बताया, इसमें कि कोई शक नियत नहीं। की कमी है, प्रशिक्षण बस की चर्चा बाकी हो रही सारी है। चीजें ठीक है। नियत- चलिए अब आपकी नियत देखिए नहीं। प्रशिक्षित। मिश्रा जी, बीजेपी तो तैयारी कर रही है क्योंकि उसने एक पहल करने का एक दायित्व तो उसके कंधों पर रहा और इसीलिए उस पर सवाल भी उठाए गए कि भैया आपने पहल की है तो आपके यहाँ क्या स्थिति है। अब लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के इर्द गिर्द है। कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने अपने अपने कारण बताते हुए इस विधेयक का समर्थन नहीं किया और ये विधेयक गिरा, उन सबसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है और अतीत में क्या था, क्या किया। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, श्रेय लेना ही चाहिए, आपने कुछ अच्छा किया है तो। लेकिन बात वर्तमान की होगी और भविष्य की होगी, तो राजनीतिक दलों को तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 2026 की ये राजनीति भारतीय राजनीति में महिला युग के उदय के आने वाले इतिहास में पन्नों में इस रूप में दर्ज होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मैटर। नमस्कार।